स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मीडिया, समाज सेवा, बिजनेस, जिस भी क्षेत्र का नाम ले लीजिए, औरतों ने साबित कर दिखाया है कि मौका मिलने पर वो किसी भी व्यवसाय में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मगर आज भी हमारे देश में लड़की की पैदाइश को एक अपशगुन माना जाता है। कई केसेस में तो कभी पैदाइश से पहले और कभी पैदा होने के फौरन बाद लड़कियों से जिंदा रहने तक का हक छीन लिया जाता है। ऐसी हालत में अगर बच्ची दृष्टिहीन भी हो तो उसकी जिंदगी में पहाड़ जैसी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। मगर फिर भी जीने का ढंग जिन्हें आता है वो रास्तों को मोड़कर रोशनी की तरफ ले ही जाते हैं। आज नजर और नजरिया दोनों बदलने वाली कुछ ऐसी कहानियां जो लिंग भेद और विकलांगता दोनों से मुकाबला करके आगे निकल गई। मैं नहीं रुकूंगी किसी के रोके, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है सुधा पटेल का। मेरे सपने तो है मैं एमएलए एमपी बन जाऊं। 21 साल की छोटी उम्र में मैं सबसे पहली यंगेस्ट सरपंच थी ये इंडिया की ग्राम पंचायत में। चांगा करके ग्राम पंचायत है। मैं एमएलए एमपी को ये बोलती थी कि आपके पास हमें नहीं आना चाहिए, आपको हमारे गांव में आना चाहिए, क्योंकि ग्रांट आपको दी जाती है गांव में काम करने के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि गांव की स्थितियों को मैं जानती हूँ, गांव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ों को जानती हूँ। तो यदि मैं एमएलए एमपी बन जाऊँगी तो वो काम को मैं बहुत आसान कर दूंगी। एक सरपंच होने के साथ साथ सुधा पटेल एक बिजनेस वुमन भी हैं। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास 2 सब डिस्ट्रीब्यूटर भी है। 200 आउटलेट पे तो अपना सामान बिकता ही है। मुझे कम से कम 1000 आउटलेट बनाने हैं। ये 5 लाख से शुरू किया था। अभी तो इसका सालाना टर्नओवर चिकित्सालय का 97 लाख और एंटरप्राइज का 46 लाख का हो गया। ये साल 2.25 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। बैंक वाले तो पहले लोन देने के लिए राजी नहीं थे। जो अपने समाज के लोग हैं उन्होंने बिना इंटरेस्ट के पैसे दिए थे मुझे काम करने के लिए, क्योंकि बैंक तो ब्लाइंड पे विश्वास नहीं करेगी कि भाई इतना बड़ा बिजनेस चला सकते हैं, कैसे काम करेंगे, हमारे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दवाइयों का काम और उसे मैनेज करने वाली है एक दृष्टिहीन महिला। तो मैनेज कैसे होता है इतना बड़ा बिजनेस? सारा काम मैं देख लेती हूँ कि कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत आती है, कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ कैसे काम चल रहा है। कोई कस्टमर की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चेंज करवाने आता है, कोई चीज़ डैमेज हो गई, कुछ चीज़ बॉक्स में से ही कम निकली तो फिर उसको खर्च में डालना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। कोई एक्सपायरी चीज़ है तो उसको हटा देना पड़ता है। ये सारा चिकित्सालय माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है। रोज के 30 से 40 नए पेशेंट आते हैं। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ। मुझे पहले कुछ आता नहीं था। सुधा बहन ने हमें सिखाया कि कैसे करना है वो काम। सुधा बहन हमें मैडम की तरह नहीं लेकिन एक सहेली की तरह कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो हमें तुरंत बताती है कि ऐसा करो, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने देती है। एक बच्ची, एक लड़की और एक महिला किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन होती हैं और साथ ही साथ किसी की हमसफर भी होती हैं। तो क्या दृष्टिहीनता के चलते सुधा इस पड़ाव को पार कर पाई? मेरी सास को मैं पसंद आ गई तो बोले कि मेरे बेटे से शादी करोगी। मैंने बोला आपका बेटा तो नॉर्मल पर्सन है, वो शादी कैसे करेगा? बोले कि ये तो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वो करेगा ही। उसके बाद 15 अप्रैल 2008 को हमारी शादी हुई और सब लोग मैं जो काम करती हूँ उसमें वो लोग सब मेरी मॉरल हेल्प करते हैं, मुझे काम करने देते हैं। मैं जॉब भी करती हूँ गवर्नमेंट की। तो इस कंप्लीट वुमन का खुश रहने का रहस्य आखिर क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि कल
चला गया वो भूतकाल हो गया। कल आने वाला जो भविष्यकाल है, मैं भूतकाल को भूल के चलती हूँ, भविष्य की चिंताएं नहीं करती हूँ, वर्तमान में जीती हूँ, इसीलिए खुश रहती हूँ। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। जीने का हक हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक लड़की होना, महिला होना, इस हक को आपसे नहीं छीन सकता। आज ये सोच कई जगह बदल गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। सालों पहले की सोच की एक तस्वीर हम तक ला रही हैं कुसुमलता। जब मेरी आंखें खराब हो गई तो शक्ल बहुत खराब हो गई थी चेचक के कारण। मैं समझ भी नहीं पाती थी क्या हुआ है क्या नहीं। लोग बोलते थे कि लड़की है, ऊपर से शक्ल भी खराब हो गई है, बदसूरत हो गई है। तो ऐसे ही मेरी माँ मुझे ऑपरेशन के लिए अलीगढ़ लेके जा रही थी और उनके साथ मेरी छोटी बहन भी थी जो तभी पैदा हुई थी। तो एक यात्री ने उनसे कहा कि ये आपकी 2 बेटियां हैं और एक की तो इतनी ख़राब शक्ल हो गई है, आंखें भी ख़राब हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिए, आप ख़त्म कीजिए इसकी कहानी, ऐसे आप इसको कहाँ तक ढोएंगी। तो ये डर मेरे अंदर, क्योंकि मैं 6 साल की थी लगभग, तो इतना बैठ गया गहरे कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाती थी। और उस समय मैं अपनी माँ से चिपट गई और जैसे डॉक्टर के पास भी डॉक्टर को देती थी माँ, तो मैं रोती थी कि माँ मुझे जहर का इंजेक्शन मत लगवाना। माँ कुछ कह नहीं पाती, लेकिन वो खुद मुझे छाती से लगा के बहुत रोया करती थी। किसी की स्थिति को समझने की जगह उसे स्थिति से भागने की सलाह देना कितना कारगर साबित होता है। सुनते हैं आगे क्या हुआ। मेरी माँ ने फिर भी डरते डरते सोचा, बहुत समझा अपने आप में, और उन्होंने मेरे पिता से ये प्रस्ताव रखा कि क्या हम इसको दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दें। तो मेरे पिता ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ पढ़ना लिखना है, गिनती विनती, तो थोड़ा वो घर में बैठ के ही सीख लेगी, मास्टर रख देंगे उसके लिए। लेकिन ना जाने क्या मेरे माँ के अंदर चल रहा था कि अगले दिन पिता जब चले गए तो माँ मेरी दीदी के साथ मुझे लेकर वहाँ आ गई दिल्ली। माता पिता के संबंध उस तरह से सामान्य नहीं हो सके, तो वहीं रहते रहते माँ लगभग 2 महीने रही और माँ ने पूरा मैथ्स वहाँ पर सीखा, मुझे समझाने के लिए ब्रेल लिपि सीखी। डर जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है, इस बात को समझकर पहल की कुसुमलता की माताजी ने और उसका बखूबी पालन किया कुसुमलता ने। इसके बाद कुसुमलता जी बन गयी प्रोफेसर कुसुमलता। और जानते हैं उन्हें काम मिला 96 इंटरव्यूज देने के बाद। हर इंटरव्यू में ये पूछते थे कि आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। मेरा काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। जब उनको नॉलेज मिलेगी तो क्लास अपने आप बैठेगी। और फिर मैंने अनुभव से भी ये जाना कि मेरी क्लास हमेशा भरी रहती थी और अधिकांश बच्चे जो कभी नहीं आते थे वो भी मेरी क्लास में आते थे। यहाँ कमी काबिलियत की नहीं थी, सही नजरिए की थी। आज कुसुमलता एक प्रोफेसर हैं और एक खुशहाल परिवार की होम मैनेजर भी हैं। मेरी लाइफ में अगर छोटी छोटी बातें हो जाती है, एक बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ खत्म। लेकिन मेरी मॉम के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को अगर मैं देखती हूँ, अभी भी उनमें इतनी पॉजिटिविटी है कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ, सारे हार्डशिप्स पार करके उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहती हैं। उनसे ही सीखती हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें कभी भी मायने नहीं रखती। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। मधु सिंगल एक बड़े घर की लड़की, सब कुछ उन्हें घर ही में मिल सकता था, लेकिन फिर भी वो निकल गयी अपने सपनों को साकार करने, जबकि वो दृष्टिहीन थी। जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी तो रास्ते में लोग कहा करते थे कि भाई इतने बड़े घर की लड़की है ये, और ये लोग इसको स्कूल क्यों भेज रहे हैं, इसको कॉलेज क्यों भेज रहे हैं, ये लोग घर में बिठा के क्या उसको खिला पिला नहीं सकते हैं। लोगों को इस तरह की भी अवेयरनेस नहीं थी उस समय, जिसको कि हम लोगों को अब क्रिएट करना है। ये अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है कि भाई ये हम लोग अलग नहीं हैं और हम भी एजुकेशन ले सकते हैं। मधु सिंगल की माताजी की कोशिश पूरी रही कि उनकी ये बेटी पढ़े। मैंने इसको स्कूल में डाला, पहले एक टीचर घर पे रखा, उसने ब्रेल सिखाई, फिर मैं एक
जो बच्चे मेरे पढ़ते थे उसी स्कूल में इसको लेके गई। वो बोली हम कैसे बिठाएंगे, हम तो जानते नहीं कैसे ब्लाइंड को पढ़ाए। हमने कहा पढ़ाइए मत, आप बैठा लीजिए इसको। फिर तो ये इतना आगे बढ़ गई, सब टीचर वगैरह सब इसका, बल्कि वो लड़कियां भी इसके पास पढ़ने आती थी घर पे, और हर एक क्लास में अपने में पहुँचता। तो भाई पढ़ाई तो हो गई, फिर क्या हुआ? एमए करने के बाद जब मैं घर में खाली बैठी थी 3-4 साल, तो बहुत सारी ब्रेल मैगजीन्स में पढ़ा करती थी, और मैं लोगों के बारे में पढ़ा करती थी कि ओके इस पर्सन ने ये किया है और इसको ये अवार्ड मिला है। तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। साल 1990 ये जिज्ञासा और प्रेरणा इन्हें ले गई बेंगलोर, और इन्होंने एक संस्था की शुरुआत की। सबसे ज़्यादा सहयोग मैं कहूँगी कि मेरी बहन और बहनोई का था। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक ट्रस्ट शुरू करते हैं मित्र ज्योति के नाम से, और मुझे नहीं पता कि तुम कैसे शुरू करोगे, क्या काम करोगे, लेकिन उसमें तुम लोगों से मिलो, बातचीत करो और देखो कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है बेंगलोर जैसे शहर में। तो उस समय पे उन्होंने ये ट्रस्ट रजिस्टर कराया 1990 में मित्र ज्योति के नाम से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, विदेशों में भी लोगों से काफ़ी मुलाकात हुई। मैंने जो सीखा उन सब चीज़ों को लाने की कोशिश मैंने की है। जरूरत के हिसाब से कई एक्टिविटीज का आगाज किया गया और इस समाज की सोच को बदलने का सामान इकट्ठा किया गया। मधु सिंघल ने अपनी संस्था मित्र ज्योति की टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के बारे में भी हमें बताया। हमने टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू की एंड धीरे धीरे हमने मेंबर्स बनाने लगे लोगों को। आज देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब हमारे पास 2000 मेंबर्स हैं। उसके बाद 40 इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में और नेबरिंग स्टेट्स में हमारी सीडीज़ ले रहे हैं। एंड उन बच्चों को जो कि 93-94 में मेंबर्स थे, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और हम लोगों से मिलने आते हैं। खुद दृष्टिहीन होने के साथ साथ मधु जी ने कई और विकलांग जनों को उम्मीद की रोशनी दी। हमने एक जॉब प्लेसमेंट सेल शुरू किया जिसमें सभी डिसेबिलिटीज़ को रजिस्टर करना शुरू किया। वो काम अभी भी चल रहा है एंड बहुत सारी कंपनियों ने इन लोगों को लिया। आजकल लोग काम कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीपल आर वर्किंग। लोग काम कर रहे हैं कि प्रोग्रामर और एज एन HR, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक ज़रिया हूँ। पिछले 20-25 साल में मैं बहुत सारे दृष्टिहीनों से और दूसरी डिसेबिलिटीज़ लोगों से मिली हूँ, तो उस समय पे मेरा माइंड वर्क करने लगता है कि मैं इनको कैसे कंफर्टेबल बनाऊँ, कैसे मैं इनको बताऊँ कि भाई सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वाई नॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स एंड हम एक कदम आगे बढ़ाएं। आज की कहानियों को सुनकर ये तय करना मुश्किल है कि औरतों के साथ हुए भेदभाव पर गुस्सा ज्यादा आना चाहिए या इनकी हार ना मानने वाली नारी शक्ति पे गर्व ज्यादा होना चाहिए। कब खत्म होगा ये अंधकार? और असल में ये अंधेरा है कहां, आपके दिमाग में या किसी की नजर में? उम्मीद है इन कहानियों को देखकर थोड़ी तो बत्ती जली होगी, क्योंकि एक मौका देकर देखिए, उनकी किस्मत की चमक आपकी आंखों को चकाचौंध कर सकती है। बदलिए जनाब, जल्दी बदलिए और तय करिए क्या बदलना है, नजर या नजरिया। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।